हेलो क्लास 11th। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई को। इसके प्रीवियस हमने मोनरा और प्रोटेस्टा को पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पे फंजाई किंगडम को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये किंगडम थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मोनरा और प्रोटेस्टा से। प्रोटेस्टा और मोनरा बहुत इजी थे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज पहले जो ग्रुप वो बहुत अर्लियर क्लासिफिकेशन है, सिंपल थिंग्स ही। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक भी थे, यूकैरियोटिक थे, तो बस जस्ट स्टार्टिंग थी। बट वहीं यहाँ से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे 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 क्या होती है, बढ़ती जाती है। फर्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये किंगडम है, इस किंगडम में मोस्टली ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर के होते हैं। जैसे कि प्रीवियस आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ ऑटोट्रॉपस भी होते थे, कुछ हेट्रोट्रॉपस, बट यहाँ पर मोस्टली सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपस ही होते हैं। ऑल्सो देयर आर ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिगार्डिंग देयर मार्फोलॉजी, देयर हैबिटाट, उनका जो रहने की जगह है, और जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है, जिसपे बेसिस पे आप अगर क्लासीफाई करना चाहें, सो उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको देखना है कि फंजाई कैसे होते हैं नॉर्मल, सो आपको बस एक क्या करना है कि एक मॉइस्ट ब्रेड लेनी है एंड उसको फॉर सम टाइम कहीं किसी प्लेस पर रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम आप यहाँ पे देखेंगे उस ब्रेड के ऊपर कुछ लाइट ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, कुछ वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स वगैरह उस पर कुछ दिखाई देंगे। सो वो होते हैं, दैट आर द फंगस होते हैं, वहाँ पर फंगस लग जाती है उस पर, और वो वहाँ पर रोटन फ्रूट्स वहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनरेट करने लगते हैं। ठीक है। और मोस्ट कॉमन मशरूम्स जो कि मशरूम खाए जाते हैं, ईडेबल होते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स किसका है, फंजाई का ही वो एग्जाम्पल्स है। ऑल्सो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर भी कुछ स्पॉट्स देखे गए हैं, मस्टर्ड लीफ जो होती है उसके ऊपर स्पॉट्स पाए जाते हैं। सो ये स्पॉट्स भी फंगस की वजह से ही होते हैं, पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। सो एंड ऑल्सो बिकॉज इन दिस किंगडम ये जो यीस्ट होता है, जस्ट दैट इज एक सिंगल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा जितने भी हैं एक्सेप्ट ईस्ट, ऑल आर मल्टीसेलुलर। सिर्फ ईस्ट ही है जो यूनिसेलुलर होता है, और जो ईस्ट होता है वो बहुत यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। जो भी बेकिंग इंडस्ट्रीज है जिसमें केक बनाए जाते हैं, या फिर अदर इंडस्ट्रीज जिसमें बियर वाइन्स ये सब बनाई जाती हैं, तो उनमें ईस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन में यूज़ होता है, जिसमें जिस भी चीज़ की वाइन है या बियर है उसको बनाने के लिए उसको प्रॉपर फर्मेंटेट करते हैं, तो उसके लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए भी, ताकि वो प्रॉपर अच्छा से बेक हो, अच्छे से फ्लफी सा बने, तो उसके लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट एंड एनिमल बोथ, जैसे वीट रस्ट एक डिजीज़ है जो वीट में होती है, जो कि पेंसिलिया के द्वारा कॉज होती है। सो ये जो एग्जांपल्स आपने देखे, वहाँ पर कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो बाय सम मीडियम हेल्पफुल करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल भी होते हैं। देयर आर सम अदर सोर्सेज, कुछ अदर भी होते हैं, जैसे जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये एक फंगस के थ्रू बनने वाली एंटीबायोटिक है। ओके। सो नेक्स्ट जो बात बताई गई है कि जो फंगस हैं, दे आर अ कॉस्मोपोलाइटन, दैट मीन्स कॉस्मोपोलाइटन मतलब वो हर जगह होते हैं। इनमें जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ पर ही होंगी, वहाँ पर, वो हर एक जगह, यानी कि एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, सबके ऊपर फंगस ग्रो कर सकता है। सो दे कैन सर्वाइव एनी वेयर। वन और ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा अच्छी तरीके से वो कहाँ ग्रो हो सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। कभी आपने सुना है कि सोचा ऐसा है कि जो फूड होता है उसे हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, फिर फ्रिज में क्यों रखते हैं? सो रीज़न इसका यही है कि जब टेम्परेचर अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा, या हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर नहीं मिलता है, सो बैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम उनको फ्रिज में रख देते हैं। बिकॉज इन समर में क्या होता है, इन समर टाइम अगर फूड बाहर रह जाता है, सो आफ्टर सब टाइम वो क्या होता है, वो खाने योग्य नहीं हो जाता, ईडेबल नहीं होता, बिकॉज उसमें स्मेल आने लगती है अजीब सी, या
अच्छे टेस्ट उनका चेंज हो जाता है, यस फंगस इनमें ग्रो हो जाती है। तो वो बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गया। और वो क्यों होता है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वार्म होता है, एक ह्यूमिड एरिया उनको मिलता है, वो बहुत ईजिली ग्रो करने लगते हैं। सो इनसे बचाने के लिए ही समर्स में या विंटर्स में भी उन्हें कहाँ रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर जितने भी फंगस होते हैं दे आर द फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फिलामेंट 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 बहुत सारे होते हैं, वो एक साथ लगे हुए होते हैं। ये फिलामेंट कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल्स होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ऐसे थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्स होते हैं। और जो एक स्ट्रक्चर होता है यानी कि जस्ट वन जो स्ट्रक्चर, उसे हम हाइफी बोलते हैं। और जब ढेर सारे स्ट्रक्चर एक साथ आ जाते हैं उसे माइसीलियम बोला जाता है। ओके, और कुछ ऐसे हाइफी भी होते हैं जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक होते हैं, लाइक दिस, एक ऐसा इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाते हैं। एंड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, बहुत हर एक सेल के पास एक अपना एक न्यूक्लियस होता है। सो मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर भी होता है, जिन्हें कॉन्ड्रोटाइप साइटिक हाइफी बोला जाता है, क्विंटोसाइटिक हाइफी बोला जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जिनके बीच में सेप्टा होते हैं, यानी कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर है, देन इसके बीच में सेप्टा पाई जाएगा, ये कुछ अलग फिलामेंट बन गया, एक अलग फिलामेंट बन गया, बीच में एक गैप। फिर से मैं बना दूँ ज़रा उसे, सी जैसे कि ये लॉन्ग बड़ा सा होता है एंड इसके बीच में एक सेप्टा है, ठीक है, टू फिलामेंट यहाँ पर है, तो दिस कॉल्ड सेप्टा। तो ऐसा एक सेप्टा, एक क्रॉस सेक्शन बीच में वहाँ पाया जाता है, ठीक है। और ऑल्सो जो इनकी सेल वॉल होती है, जो इनकी सेल वॉल बनी होती है, वो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, और ऑल्सो पॉलीसेकेराइड से मिलकर इन सेल वॉल इनकी फॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ द फंगाई कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपस इन नेचर के होते हैं। वो ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक सोल्यूशंस को क्या करते हैं, लेते हैं, फीड करते हैं उनको, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स डायरेक्ट वही बात होती है, जो डेड एंड डीके सब्सटेंस से क्या करें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले लेते हैं, तो उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज आर डिपेंडेंट प्लांट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर प्लांट्स और जो लिविंग बींग्स होते हैं उन पर एज अ पैरासाइट की तरह रहते हैं, मतलब धीरे 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 उस प्लांट और उस एनिमल को धीरे धीरे क्या करते हैं, ख़त्म करते जाते हैं। सो पैरासिटिक इन नेचर के होते हैं सम। ये तो दो चीज़ें हो गई कि आप एक डेड मटेरियल्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एक प्लांट को और एक एनिमल को आप उनको खराब करते हुए ख़त्म करते जाते हैं धीरे धीरे, एक पैरासाइट के मतलब उनको हार्म पहुंचाते हैं। बट एक ऐसा एसोसिएशन होता है जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता क्या है कि जिस भी प्लांट या जिस भी एनिमल के ऊपर वो एसोसिएशन है, वो दोनों का ही दोनों ही इस बात के लिए एग्री होते हैं। जैसे कि जो फंगस होते हैं वो लाइकेन्स के साथ, जो भी एक एल्गी है उसके साथ एसोसिएशन बनाते हैं एंड लाइकेन्स को बहुत ज़्यादा ग्रो अप करने में हेल्प करते हैं। सो इसमें होता है क्या है कि एक जो होस्ट है वो उसको फूड प्रोवाइड करवाता है, एंड जो दूसरा यानी कि जो फंगस उसके ऊपर ग्रो हो रही है वो उस पर प्लेस उस पर उसको मिलती है। तो एक उसे फूड दे रहा है, दूसरा उसे प्लेस दे रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि दोनों ही आपस में साझेदारी कर कर या पार्टनरशिप करके प्रॉपर अच्छी तरीके से रहते हैं। सो ये इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जाता है। ये हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे मायोकोराइजिया एक प्लांट है जिसमें भी ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, सो वेजिटेटिव मेनली तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी सेल्स लगी होती हैं। सो बस कोई एक सेल्स अलग हो जाती है एंड वो सेल्स बड़ी होती जाती है, डेवलप हो जाती है और एक नया सेल बन जाता है। फिशन बहुत ईजी सा, बीच में से डिवाइड हो जाएंगे, न्यू सेल डिवाइड हो जाती है और फिर एक न्यू जर्म सेल बन जाती है। एंड बडिंग, बडिंग फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, उसके ऊपर एक बड निकल कर आ जाती है, ये बड उसी की बॉडी पे लगे लगे और बड़ी हो जाती है, एंड इन द लास्ट जब डेवलप हो जाती है तो एक न्यू बड वहाँ से बन जाती है। तो इस तरीके से बडिंग भी इनमें होता है। ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय द स्पोर्स, जिसमें बहुत छोटे 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 स्पोर्स बन जाते हैं विद इन अ सेल, एंड जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो सेल से बाहर आ जाते हैं उन सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। जो सेल्स मैंने अभी छोटे छोटे से सेल्स बनाई थी, ऐसे बहुत छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं ना सेल, उन्हें कोनिडिया बोला जाता है या स्पोरेंजिया बोला जाता है और या फिर जू स्पोर्स बोला जाता है। ये जो अलग अलग इनके तीन नाम दिए गए बिकॉज ऑफ देयर क्लासेस, बिकॉज जिन जिन क्लास में डिवाइड किया गया है उन क्लासेस के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई, उन्हें नेम दिया गया है। ऑल्सो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पर कुछ स्पोर्स बनते हैं जिन्हें ओ स्पोर्स, ए स्पोर्स या बेसिडियो स्पोर्स भी कहा जाता है। ये भी इनका जो क्लासेस है, इनकी जो सब डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया, ए स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर और नो स्पोर्स। ऑल्सो दे आर सम वेरियस स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं, दे हैव अ स्ट्रक्चर, उनके चारों तरफ एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रूटिंग बॉडीज़ कहा जाता है, जिसके थ्रू ये अपने आपको कवर कर लेते हैं। दे जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें वो सर्वाइव करते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल होती है उनमें कुछ 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो दो गैमेट्स आते हैं, एक गैमेट है ये और एक गैमेट ये हो, तो फर्स्ट 2 मोटाइल, दोनों मोटाइल हो सकते हैं या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स क्लोज आपस में क्लोज आते हैं। ऑल्सो जो प्रोटोप्लाज्म है वो उनका फ्यूज़ होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं वो पहले आपस में मिल जाता है सब। जैसे एक वेट ओके, जैसे फर्स्ट एक ये सेल थी, इसमें अपना एक प्रोटोप्लाज्म होता है, एक ये सेल इसमें अपना प्रोटोप्लाज्म होता है। तो फर्स्ट एक ऐसी सेल बनती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और उनका प्रोटोप्लाज्म दोनों का आपस में रखा होता है। तो ये जो स्टेज होती है इसे प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। आफ्टर दैट जो ये 2 न्यूक्लियस है ये फ्यूज़ कर जाते हैं। आफ्टर दैट ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो जब फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियर हो जाता है उसे कैरियोगेमी बोलते हैं। और जब न्यूक्लियस फ्यूज़न हो जाता है तो उसके बाद ऑफकोर्स क्या बनेगा, जाइगोट। जब भी फ्यूज़न होता है तो आफ्टर दैट क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। और जैसे ही जाइगोट बनेगा सो उसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स लास्ट में बनते हैं। ठीक है, तो ये था इनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल्सो कभी समटाइम ऐसा होता है कि जैसे ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, सो वो क्या होती है 2 हैप्लॉइड सेल्स के जो मीटिंग का वे है, यानी कि डबल डू एन बनाना या फिर डिप्लॉइड्स बनाने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनमें जैसे ही फ्यूज़न हुआ, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स बनी, इमीडिएटली तुरंत उसी टाइम, बिल्कुल जैसे कि अभी ये मियोसिस डिवीजन हुआ, 2 4 सेल्स बन गई, तुरंत ये एन सेल्स ये वापस फिर से फ्यूज़ करके 2n यहाँ पे बना लेंगी। ठीक है, तो तुरंत ही वहाँ पर 2n सेल्स बन जाती हैं। बट कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो एस्कोमाइसिटीज और बेस्लोमाइसिटीज में होती हैं कि उनमें जो सेल्स बनती हैं, जो साइटोप्लाज्म उनका इंक्लूड हुआ है, वहाँ पर 2 न्यूक्लियस रहते तो हैं एक साथ, बट वो तुरंत वहाँ पर जाकर फ्यूज़ नहीं करते। जैसे n+n स्टेज ही बोल जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब हर सेल में 2 न्यूक्लियस वहाँ पर होते से एक ही न्यूक्लियस ही एक न्यूक्लियस ही है, फ्यूज़ नहीं कर रहे बट ये ऑफकोर्स एक ही सेल में है। तो जो ये स्टेट होती है उसे डायोकॉटियन बोलते हैं, एंड जो ये फेज होती है उसे डाईकैरियोट फेज बोला जाता है। सो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सा फीचर है जो कि पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा कि उसमें साइटोप्लाज्म अटैच हो जाने के बाद जो न्यूक्लियस है वो एन यानी कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। सो इस स्टेज को डाईकैरियोफेज कहा जाता है। आफ्टर दैट इसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाइस होते हैं, आफ्टर सम टाइम जैसे ही जो स्टेज आने लगेगी फॉर द रिप्रोडक्शन, तो वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, देन डिप्लॉइड सेल्स बन जाती है। आफ्टर दैट उनमें रिडक्शन डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर, माइटोटिक डिवीज़न, और हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्फोलॉजी, यानी कि उनकी मार्फोलॉजी कैसी है, किस तरह की है, पेनिसिलियम है या फिलामेंटस लाइक होती है। ऑल्सो द मोड ऑफ स्पोर्स, किस तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, गोनेडिया स्पोर्स, स्पोरोजेनेसिस, किस तरह के स्पोर्स हैं वहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो जो डिवीज़न ऑफ ग्रुप है, मैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ का बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर बताया है अबाउट द फंगस होते क्या हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो आपको दिखाई देगा कि थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है, और जो इनके टाइप्स हैं वो बिकॉज थोड़े से बड़े हैं और एक एक चीज़ को आराम से पढ़ेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।